जेठ की वो दोपहरी, जब आसमान से आग नहीं बल्कि मौत बरस रही थी। राजस्थान के धौलपुर गांव में इस साल कुदरत ने अपना सबसे क्रूर चेहरा दिखाया था। कुएं पाताल तक सूख चुके थे और खेतों में 2-2 इंच की दरारें पड़ गई थीं। हे भगवान, सारे खेत सूख गए। अब हम सब कैसे बचेंगे? न खेत में हरियाली है, न बादलों का पता। अगर जल्दी बारिश नहीं हुई तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इसी गांव के किनारे माधव का परिवार अपनी गरीबी और इस जानलेवा गर्मी से लड़ रहा था। राधा, आज शहर में भी सन्नाटा था। कोई काम देने को तैयार नहीं। सब कहते हैं इतनी गर्मी में बाहर निकलोगे तो सीधे श्मशान पहुंचोगे। पर यह पेट, इसे कैसे समझाऊं कि बाहर मौत नाच रही है। सुबह से गोलू ने सिर्फ 1 गिलास पानी पिया है। अनाज का आखिरी दाना भी खत्म हो गया। अगर कल तक कोई काम नहीं मिला तो ये भूख हमें मार देगी। माँ, क्या कल बारिश होगी? स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे कि जब बहुत गर्मी पड़ती है तो बादल आते हैं। आएंगे बेटा, बादल भी आएंगे और खुशियां भी। बस थोड़ा और सब्र कर। अभी ये परिवार अपनी भूख से लड़ ही रहा था कि कुदरत ने एक और चाल चली। दूर क्षितिज से काल का काला गुब्बार उठा। वह धूल भरी आंधी नहीं बल्कि तबाही का संदेश था। राधा, गोलू को पकड़ो। दीवार के पास मत जाना, बल्लियां कमजोर है। माधव, छत उड़ रही है, बचाओ! चंद सेकंड और सब खत्म। वह घर जो उन्हें धूप से बचाता था अब खुद मलबे का ढेर था। माधव की आंखों के सामने उसकी पूरी दुनिया बिखर गई थी। पिताजी, अब हम कहाँ सोएंगे? डरो मत बेटा, चलो गांव चलते हैं। कोई ना कोई तो हमें आज रात छत देगा ही। माधव और उसका परिवार गांव के लिए निकले। बेघर माधव उम्मीद लेकर सरपंच की चौखट पर पहुंचा। सरपंच साहब, आंधी ने मेरी झोपड़ी उजाड़ दी। बच्चा प्यासा है और बाहर लू चल रही है। बस आज रात के लिए अपने तबेले में थोड़ी जगह दे दीजिए। अरे ओ माधव, हवेली है ये, कोई धर्मशाला नहीं। जा कहीं और देख। मेरे यहाँ गरीबों के लिए जगह नहीं है। साहब, बच्चा बीमार हो जाएगा, थोड़ी तो दया कीजिए। नौकर! हाँ मालिक, आया, अभी हाजिर होता हूं। इन्हें यहां से हटाओ। और सुनो माधव, आज के बाद तू मेरे खेत पर भी नहीं दिखेगा। तुझे काम देना मतलब मुसीबत को दावत देना है। सरपंच से मदद की उम्मीद टूटने के बाद माधव और उसका परिवार मायूस चेहरों के साथ सरपंच के घर से बाहर निकल पड़ा। उनके कदम भारी थे और मन में भविष्य की चिंता साफ झलक रही थी। एक एक करके गांव के सारे दरवाजे बंद हो गए। तुम्हारे लिए यहां कुछ नहीं रखा है। सुन लो गांव वालों, आज के बाद माधव और उसके परिवार की कोई मदद नहीं करेगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। अगर किसी ने भी उनकी मदद करने की कोशिश की तो उसके परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना। जो मेरे फैसले के खिलाफ जाएगा उसे पूरे गांव के सामने जवाब देना होगा। सरपंच ने फरमान जारी कर दिया कि कोई माधव की मदद नहीं करेगा। माधव और उसका परिवार पूरे गांव में दर दर जाकर मदद मांगते रहे, लेकिन किसी ने उनकी सहायता नहीं की। देखते ही देखते शाम ढल गई और रात हो गई। थके हुए कदमों और टूटे हुए मन के साथ माधव अपने परिवार को लेकर गांव के बाहर एक बड़े पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। बच्चे के चेहरे पर भूख और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। राधा, आज इन लोगों ने हमें दरवाजा नहीं दिखाया बल्कि हमारी औकात दिखाई है। अब मैं पत्थर और मिट्टी का ऐसा घर बनाऊंगा जिसे न आंधी हिला सके और न गर्मी भेज सके। हाँ जी, मुझे पूरा पता है कि आप ही कर सकते हो। गांव वालों ने हम लोगों का साथ नहीं दिया, ये बहुत गलत हुआ। पर कोई बात नहीं,
अब हम मिलकर अपना घर बनाएंगे, मेहनत करेंगे, हिम्मत नहीं हारेंगे और एक नया जीवन शुरू करेंगे। इतना कहकर माधव और उसका परिवार उसी पेड़ के नीचे रात गुजारते हैं। रात भर वे अपने आने वाले कल के बारे में सोचते रहते हैं। सुबह होते ही सूरज की पहली किरण उनके चेहरों पर पड़ती है। माधव हिम्मत जुटाता है और अपने परिवार से कहता है, चलो अब मेहनत करने का समय आ गया है। इसके बाद माधव और उसका पूरा परिवार नए घर के निर्माण में जुट जाता है। कोई लकड़ियां इकट्ठा करता है, कोई मिट्टी लाता है, तो कोई दीवार बनाने में मदद करता है। सभी मिलकर पूरे उत्साह और मेहनत से अपने सपनों का घर बनाने लगते हैं। तभी गांव का सरपंच अपने वफादार नौकर के साथ वहां आ पहुंचा। रुक जा माधव, ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये जमीन पंचायत की है, यहां पत्थर रखने की जुर्रत कैसे की तूने? सरपंच साहब, ये बंजर जमीन सालों से खाली पड़ी थी। मैं बस अपने परिवार के लिए सिर छिपाने की जगह बना रहा हूं। भीमा, इसके पत्थर उठाओ और तालाब में डाल दो। और सुनो माधव, अगर कल यहां एक भी पत्थर दिखा तो तेरे हाथ कटवा दूंगा। सरपंच ने दिन में काम रोका। तो माधव ने रात को अपनी ढाल बना लिया। जब पूरा गांव सोता, माधव अंधेरे में पहाड़ी से पत्थर ढोता। उसने ठान लिया था कि वह झुकेगा नहीं। सरपंच को जब पता चला कि काम फिर भी चल रहा है, तो उसने गांव के कुएं से माधव का पानी बंद करवा दिया। अब देखता हूं बिना पानी के गारा कैसे बनता है। प्यासा मरेगा तो अकल ठिकाने आएगी। पानी भगवान का है भीमा, किसी की जागीर नहीं। अगर ऊपर वाला साथ है तो पत्थर से भी पानी निकलेगा। माधव घर की नींव और गहरी खोदने लगता है। अचानक फावड़ा एक गीली सतह से टकराता है। जमीन के नीचे से मीठे पानी का एक सोता फूट पड़ता है। माधव, पानी! देखो, हमें अपना पानी मिल गया। सरपंच ने पानी रोका तो कुदरत ने माधव को अपना खजाना दे दिया। अब माधव के पास खुद का पानी था और उसका घर मजबूती से खड़ा हो रहा है। 2 महीने बाद मजबूत मिट्टी और पत्थरों का घर तैयार है। तभी मौसम और भी भयानक हो जाता है। तापमान 52 डिग्री पहुंच जाता है। वक्त का पहिया घूमा। आंधी के बाद अब महागर्मी का समय था। गांव के वे पक्के सीमेंट के घर जिन पर सरपंच को नाज था, अब तंदूर बन चुके थे। दीवारें आग उगल रही थीं। सरपंच की हवेली के अंदर एसी और कूलर फेल हो चुके हैं। वे गर्म हवा फेंक रहे हैं। सरपंच का बेटा गर्मी से बेहोश पड़ा है। ओह, ये कैसी आग है? मेरी दीवारें हाथ लगाने पर जला रही हैं। डॉक्टर, कोई डॉक्टर को बुलाओ। साहब, पूरे गांव में हाहाकार मचा है। बस एक ही जगह है जहां ठंडक है, माधव का वो मिट्टी वाला घर। दोपहर का समय। सरपंच और पूरा गांव माधव के घर की ओर बढ़ रहे हैं। सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। आज मंजर बदल गया था। जो लोग कल तक माधव को दुत्कार रहे थे, आज वहीं उसकी चौखट पर अपनी जान की भीख मांगने आ रहे थे। माधव, हमें माफ कर दो। मैंने तेरे पत्थर गिराए, तेरा पानी रोका, पर तूने पत्थर से पत्थर जोड़कर ये जन्नत बना ली। मेरे बच्चे गर्मी से मर रहे हैं। क्या तू हमें अंदर आने देगा? नहीं माधव, याद करो वो रात जब इन्होंने हमें मलबे में छोड़ दिया था। राधा, क्रोध आग है और क्षमा शीतलता। अगर हम भी वही करेंगे जो इन्होंने किया, तो हम में और इनमें फर्क क्या रह जाएगा? सरपंच साहब,
अंदर आइए, यहाँ सबके लिए जगह है और पानी भी। घर के अंदर पूरा गांव सुकून से बैठा है। बाहर लू चल रही है पर अंदर शांति है। उस दिन माधव का मिट्टी का घर इंसानियत का महल बन गया। लोगों ने देखा कि जिस मेहनत का उन्होंने मजाक उड़ाया था उसी ने आज उनकी नस्लों को बचाया था। झमाझम बारिश होने लगती है। सरपंच ने गांव के बीचों बीच माधव को सम्मानित किया। विपत्तियां आती हैं ताकि हमें ये बता सकें कि हम कितने खोखले हैं। ईंटों से मकान बनते हैं पर पसीने और प्यार से घर बनते हैं। याद रखिए, जो झुककर दूसरों को उठाता है वही दुनिया का सबसे ऊंचा इंसान होता है।